जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मामलात के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट का सिलसिला मुसलसल जारी है। लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पार्टी को। वजह इसकी बुनियाद बना रहे हैं 9 मई के वाक़यात को। क्या इमरान खान साहब सियासी एतबार से तन्हा रह गए हैं? क्योंकि वो हमेशा कहते रहे हैं कि अगर वो अकेले भी रह गए तो जिस सियासी जद्दोजहद को उनके मुताबिक वो आगे लेके बढ़ना चाहते हैं उसको लेके चलते रहेंगे। इमरान खान साहब का अब सियासी मुस्तकबिल क्या है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉलिटिकल रोड का डेड एंड आ चुका है? ये एक अहम सवाल है जिसको आज जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्शंस का अब मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस बहरानी कैफियत का शिकार नजर आती है, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्या कोई बैरूनी ताकतें हैं? क्या कोई दीगर साजिशें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के दर पे हैं या उसको दीवार से लगा रही हैं? या ये एक फितरी कुदरती रद्द अमल है 9 मई के वाक़यात का? क्या मुस्लिम लीग नून की कारस्तानी हो सकती है ये? क्योंकि खबरें ऐसी आती रहीं कि नवाज शरीफ साहब तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो जाते, नाअहल नहीं हो जाते। मरियम नवाज साहिबा के बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं कि पहले तराजू के पलड़े बराबर होंगे, पहले इंसाफ मुहैया होगा, पहले लेवल प्लेइंग फील्ड मिली जाएगी, उसके बाद इलेक्शंस होंगे। तो क्या इमरान खान को माइनस करके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करके मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जा रही है? तराजू के पलड़े बराबर किए जा रहे हैं। और तराजू के पलड़ों की हम बात कर रहे हैं तो आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से जो ईसीपी की दरख्वास्त है उस पर समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत बड़ी सुस्त रवि का शिकार है। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उरूज पे थी, सियासी उरूज पे थी, 9 मई से पहले धड़ाधड़ समाअत हो रही थी और लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत, किसी भी तौर पंजाब इलेक्शंस डिले करने या किसी भी सूरत इसमें रखना डालने की इजाज़त नहीं देगी। लेकिन 9 मई के बाद लगता है कि मुल्क का पूरा सियासी मंजरनामा बदल चुका है और पंजाब इलेक्शंस की भी जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत है वो सुस्त रवि का शिकार हो गई है। आज भी एक हल्की फुल्की सी समाअत हुई है जहां पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पर बैठे हैं, किसी और की रज़ा के लिए नहीं बैठे। चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ तक एक इशारा दे दिया रिमार्क्स करते हुए कि हम इस केस में वज़ीर आज़म के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं रखते। तो एक तरह से माइंड सुप्रीम कोर्ट ने अपना वाज़ेह कर दिया। तो इसका मतलब ये ले लिया जाए कि हुकूमत बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस, बाजी यहाँ पर हुकूमत ने मार ली है। और अब इलेक्शंस कब होंगे? क्या इसी साल अक्टूबर में हो सकते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब अकेले रह तो गए हैं सियासी एतबार से, लोग उनके पास नहीं है, इलेक्टेबल्स उनके पास नहीं है। 300 से ज़ायद नशिस्तें कौमी असम्बली की इमरान खान साहब अकेले तो नहीं लड़ेंगे, वहाँ पे लोग चाहिए आपको, इलेक्टेबल्स चाहिए आपको, कैंडिडेट्स चाहिए जिनकी बुनियाद पर आप हुकूमत बना सकें। सो सियासी मंजरनामा आगे का क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए भी, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार मौजूद हैं जिनकी बड़ी गहरी नज़र होती है पाकिस्तान के डेवलपमेंट्स पे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू दे फोरसी, व्हाट डू दे सी नेक्स्ट। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं आमिर खौरी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मुशर्रफ सैदी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दानिश्वर हैं, बड़ा ज़बरदस्त अपना मौक़िफ़ रखते हैं। और इरशाद आरिफ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं। इरशाद आरिफ साहब, आप चूँकि दूर बैठे हैं हमसे, बाकी दोनों गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो पहले आपसे ज़रा आगाज़ कर लेते हैं। किस तरह आप देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो टूट फूट हो रही है? क्या ये तस्वुर कर लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ डन एंड डस्टेड, इमरान खान इज़ नो मोर, इमरान खान इज़ पोलिटिकली फिनिश्ड, -1 के करीब पहुँच चुके हैं खुद ही इमरान खान साहब? देखिए, मैं इस बात को तो नहीं मानता। तजर्बात की रोशनी में माजी का हम अगर जायज़ा लें तो नवाज शरीफ साहब को माइनस किया गया, भुट्टो साहब तो खैर जान से चले गए, बेनज़ीर भुट्टो साहब को मुल्क से बाहर भेज दिया गया, लेकिन माइनस इनमें से कोई भी नहीं हुआ। आज नवाज शरीफ साहब की पार्टी इक़्तिदार में है, बेनज़ीर भुट्टो साहब 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी और भुट्टो साहब जो है आज भी जिंदा सलामत हैं और उनकी हुकूमत है सिंध में और मरकज में उनके नवासे वज़ीर ख़ारजा हैं। लेकिन भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, उनकी पार्टी के लोग इस तरह से टूट के छोड़ के गए नहीं जो हम पीटीआई में देख रहे हैं। नहीं, देखें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि भुट्टो साहब के बाद मार्शल लॉ आ गया और मार्शल लॉ में ज़ाहिर है कोई सियासी सरगर्मी तो नहीं होनी थी, जमातें ही कलम करा दे देगी तो ज़ाहिर बात है लोगों ने रहना ही थे अपनी अपनी पार्टियों में। लेकिन भुट्टो साहब के साथियों में से जो करीब 3 साथी थे उनके, आपको याद होगा कि उनके कज़न
टैलेंटेड कज़न जिसको कहते थे, वो भी पार्टी छोड़ गए थे। मुज़ाकराती टीम के 2 अफराद भुट्टो साहब के साथ थे, एक मौलाना कौसर न्याजी और जनाब हफीज़ पीरज़ादा साहब, वो दोनों पार्टी छोड़ गए थे। वो बड़ी तादाद में लोगों ने उस वक्त पार्टी छोड़ी थी, अलग पार्टियां बनाई भी गई थी। तो ये कोई पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा, हम तो पहले भी देख चुके हैं, 18 में भी देख चुके हैं, इससे पहले भी बहुत दफ़ा देख चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए कम से कम नई बात नहीं है कि ऐसा ना हुआ हो माजी में, हमेशा हुआ है। तो आपको लगता है कि इमरान खान इस वक्त जिस फेज से गुजर रहे हैं वो एक टेम्पररी वक्ती फेज है, और खान साहब खुद भी कह रहे हैं कि ये सब लोग मुनासिब वक्त पे वापस आ जाएंगे, तो आपको लगता है कि खान साहब का ये यकीन है, ये दुरुस्त है? नहीं, मैं इस नुक्ता नज़र से बात ही नहीं कर रहा कि वो वापस आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि माजी के जो तजर्बात हुए उनसे मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ, जमहूरियत को क्या फ़ायदा हुआ, सोसाइटी को क्या फ़ायदा हुआ, और आज जो कुछ हो रहा है इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा और जमहूरियत को क्या फ़ायदा होगा। हमें आपको असल में ये सोचना चाहिए, एक बात। दूसरी ये है कि ये एक इक़्तिदार का खेल है, इसमें ऐसे लम्हात, ऐसे मराहिल आते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये हुआ है कि जितने भी ऐसे तजर्बात हुए हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान कभी भी मजबूत नहीं हुआ, पहले से बेहतर नहीं हुआ, और पाकिस्तान आज इस पोजीशन में खड़ा हुआ है कि आज की जो रिपोर्ट है, हमारा जो रुपया है वो श्रीलंका के करेंसी से भी नीचे चला गया है। जो एक डिफॉल्ट मुल्क है उसकी करेंसी से हम नीचे जा चुके हैं, अफगानिस्तान से हम नीचे हैं, इंडिया से हम नीचे हैं, बांग्लादेश से हम नीचे हैं। तो असल में इस वक्त सोचने की जरूरत यह है कि इन तजर्बात की बजाय अगर कौम को मुत्तहद करके, सियासी जमातों को मुत्तहद करके सियासी अमल को नशो नुमा का जो फितरी तरीका है वो बहाल करके मुआशरे को आगे की तरफ ले जाए। हम माजी में फंसे हुए हैं, माजी के तजर्बात को, माजी की गलतियों को दोहराते चले जा रहे हैं, और जैसे जमहूरियत भी कमजोर हो रही है, मुल्क भी और सोसाइटी भी। ठीक है, आई हैव टू टेक आमिर खौरी पॉइंट ऑफ व्यू है। आमिर खौरी साहब 2-3 चीजें कह रहे हैं, शादारी साहब ये कह रहे हैं कि माजी के तजुर्बात से हमने कुछ नहीं सीखा। गोया वो शायद ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो पीटीआई के साथ हो रहा है वो भी किसी बैरूनी ताकत के एमा पे हो रहा है। यू थिंक सो कि ये किसी बैरूनी साजिश की वजह से हो रहा है, कोई बाहर की फोर्स है जो पीटीआई को तोड़ रही है, या दिस इज अ नेचुरल रिएक्शन टू 9th मई? नहीं गई है मेरे ख्याल बाहर की फोर्सेस जो हैं वो तो देखें जिस वक्त देखती हैं चांस टू गेट इन्वॉल्व इन कंट्रीज जिनकी पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जुड़ी होती है। अदरवाइज तो जो गलतियां की हैं वो इमरान खान साहब की अपनी गलतियां हैं, उनकी पार्टी की अपनी गलतियां हैं। जहां तक बात है जिस वक्त आपने इंटरव्यू में कहती कि टूट फूट का शिकार है, मेरे ख्याल टूट फूट का शिकार नहीं है। ये सारे लोग जो हैं ये बाकायदा चुन के इकट्ठे करके दिए गए थे ना, तो बेचारे फिलहाल तो परेशानी में होंगे इस वजह से कि उनको उनकी जो पेरेंट पार्टीज हैं वो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगी फिलहाल, इस वजह से कि आप पिट पिटा के आए हैं, और दरमियान में आपने जिस तरह की जबान और जो सारा जो भी पॉलिटिकल नैरेटिव था उनके बारे में यूज किया था। इसी तरह क्योंकि अगर फर्ज के देखें जो फवाद साहब इमरान खान के बारे में कहते थे या आरिफ अलवी के बारे में कहते थे, वो अगर आपके बारे में किया तो आप उनसे कहें कि ठीक है यार आपके साथ दोस्ती नहीं हो सकती, हमारी दुश्मनी भी नहीं है, लेकिन थैंक यू वेरी मच, यू नो वी विश यू लक। अब सवाल ये है कि जो पॉलिटिक्स है, आप शाह महमूद का मुस्तकबिल भी किसी और सियासी जमातें नहीं देखते? आई रियली डोंट नो। ये सारे लोग जो हैं अपने अपने, चूंकि एक फैमिली है, इनका अपना अपना एक लोकल इन्फ्लुएंस है, और अगर फर्ज किया इनकी दूसरी पार्टीज ने ये देखा कि वहां पे हमारे साथ जो कैंडिडेट है वो शायद इनका मुकाबला ना कर सके, तो कल को तो फिर वो होता है ना कि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, तो वो भूला नहीं होता, वो बोला होता है, तो वो पोले नू रख लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान साहब क्या करेंगे। इमरान खान साहब जो है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेजी से अपनी उस सिचुएशन में जा रहे हैं जो उनकी 2011 से पुरानी सिचुएशन थी, कि वो मुंह उठा उठा के देखा करेंगे कि वो कहाँ चले गए हैं सारे दोस्त मेरे जो उनके दोस्त थे। अब एक लंबी हिस्ट्री है अगर आप देखना चाहें, ये अब नहीं छूट रहे। इमरान खान को तो जो लोग थे इनके साथ जो बिल्कुल जेन्युइन थे, उन्होंने तो फौरी तौर पे छोड़ना शुरू कर दिया था, जो उनके साथ बैठ के सारा वक्त करते थे, चाहे वो वजी हो चाहे वो जस्टिस वजी हो, उससे पहले आपको याद है वो एक नेवी के अफसर होते थे, रिटायर्ड रेयर एडमिरल जो हैं, वो सारा वक्त उनके घर में बैठे थे, लोगों को पता नहीं था कि कौन आदमी है, लेकिन बड़ा सीनियर ऑफिसर था वो। और ये सारे लोग जो थे ना, उन्होंने इमरान खान का नैरेटिव बहरहाल ये खरीदा था कि हम शायद एक थर्ड फोर्स बनने जा रहे हैं। सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो हैं इस वक्त, अगर कल तक वो इंटरनेशनल चैनल पर बैठ के ये कह रहे थे, आप इस शख्स का जो है ना कॉन्फिडेंस देखें आप, कि मैंने इस आदमी को कहा है, आर्मी चीफ को, कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें डी नोटिफाई नहीं करूंगा। आप अंदाजा लगाएं, कोई बैठा हुआ है कि इलेक्शन हो गए हैं, ये साहब इलेक्शन जीत गए हैं, और अब वो सामने पेश हुए हैं बादशाह सलामत के, और वो कह रहे हैं कि जाओ तुम्हें तुम्हारी जो है जान
उसकी हमने पनाह दे दी है। मतलब और कल कह रहे हैं कि मैं आर्मी चीफ के साथ सब मिल के साथ बात करने को तैयार हूं। भाईजान अब आपके साथ दूसरे लोग बात करने को तैयार नहीं है ना। जिनको आपने चोर डाकू कहा है, चोर डाकू आपके साथ क्यों बात करेंगे? आप तो एक सादे कमीन आदमी है। तो बस अब आप सदाकत की और अमानत की हो रही है तो इमरान खान साहब बहुत वीक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे चले गए हैं। मैं बता रहा हूं कि उनको सर परेशानी ये है कि उनके साथ अभी होगा क्या, अभी तो काम शुरू हुआ है। देखें अभी उनकी सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई थी, इन्होंने इसी तरह के इल्जामात पे अपने मुखालफिन को जो है 2-2 साल 3-3 साल बंद रखा है। अभी जेल तो काटी नहीं इन्होंने। तो जैसे खुदा न खास्ता कल को एक तो देखे ना, आपने देख लिया कि बेपनाह बड़ा रिएक्शन हुआ है, उससे एक चीज प्रूव हुई कि इमरान खान जो हैं वो इस मुल्क के बहुत पॉपुलर लीडर थे, अभी भी होंगे। लेकिन आप ही के प्रोग्राम में एक दफा मैंने कहा था कि क्या उनकी पार्टी भी सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है? तो मैंने कहा था कि नहीं। और अब फर्ज किया ये सारे लोग जब चले जाएंगे, एक बहाना बना के कोई कह रहा है मेरी तबीयत खराब है, कोई कहता है मेरी खानदान का, तो फिर खान साहब जो है वो नए बंदे कहां से प्रोग्राम ढूंढेंगे? रिकॉर्ड कर रहे हैं, असद उमर के बारे में भी ये खबरें आ रही हैं कि वो आज रिहा होंगे अडियाला जेल से, तो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए असद उमर जो है वो डाई हार्ड पीपल्स पार्टी के पीटीआई के बंदे हैं, ठीक है ना। उसी तरह जिस तरह शीरी मजारी जनरल सन डज नॉट मैटर इस वजह से कि फिर बहुत लंबी गेम हो जाएगी। कहां जनरल्स के जो है बच्चे बैठे हुए हैं। हो सकता है कि वो मिडिल रोड ऑफर करें। अच्छा। कि अभी भी बात हो सकती है। देखें इमरान खान जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो बिल्कुल डन एंड डस्टेड हो जाएंगे। मेरा ख्याल है वो कहीं ना कहीं उनको रखा जाएगा, उन्हें ना रखा जाएगा नहीं। जो अब मैं बात करने लगा हूं वो जरा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। जिन जिन लोगों ने, अब मैं हिस्ट्री में नहीं जाता, कि फौज की सियासत के अंदर हिस्सा लेने का इरादा किया था और फिर लिया और फिर उसके बाद फौज से लड़े, फौज ने उनको तो माइनस कर दिया है। तो नवाज शरीफ हिमसेल्फ एंड इमरान खान, दो पंजाबीज फ्रॉम लाहौर, मेरा ये ख्याल है कि ये लोग जो हैं ये अब सियासत से बाहर बैठ के रोल अदा करेंगे। सियासत के अंदर इनके नॉमिनीज जो हैं वो हो सकता है कोई रोल अदा करें। इंटरेस्टिंग पॉइंट मुशर्रफ अली साहब, योर टेक ऑन दिस। प्लस जो पीटीआई में टूट फूट हो रही है, आप समझते हैं कि ये कुदरती रद्द अमल है या कोई बाहर से बैठ के काम करवा रहा है? बाहर से मुराद पीटीआई से बाहर, मुल्क के अंदर लेकिन पीटीआई से बाहर बैठ के कोई ये काम करवा रहा है। इस पहला वाला तो आसान है कि 100% जो है ये फितरी या फितरी रद्द-ए-अमल नहीं है। ये तो इनऑर्गेनिक 9 मई का भी फितरी अमल नहीं था। पार्टी में तोड़ फोड़ जो है वो उसी तरह हो रही जिसमें इसमें जोड़ जो की गई थी। 2011 से क्लॉक शुरू करें, 2016 से करें, 2018 अभी आप से समझते करें। हैं कि जो तोड़ फोड़ हो रही है पीटीआई के अंदर, ये कोई और करवाई जा रही है, करवाई जा रही है, जी, ये बिल्कुल। 9 मई का रद्द अमल नहीं है। नहीं, 9 मई की वजह से इसमें तेजी आ गई है। शायद इसको काफी साल लगते। कौन करवा रहा है तोड़ फोड़? फिर वही जिन्होंने जोड़ जोर की थी, जोड़ा था, जोर से जोड़ा था ना। तो उन्हीं लोगों ने, उसी इदारे ने जिसने तैयार करके दी थी 140 से ज्यादा सीटें एक ऐसी पार्टी को जो उससे पिछले इलेक्शन में जिसने 35 सीटें। करंट एस्टैब्लिशमेंट की बात। देखिए, तकल्लुफ तो फौज को करना चाहिए कि यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये गलतियां हम तसलसल से करते आए हैं, और अब ना सिर्फ हम इस जो ये वाली गलती है इसका जो खुमियाजा है, बजाय कौम को भुगतने के या पार्टियों के सपोर्टर्स को भुगतने के, जो इतने अनस्टेबल हुए हुए बेचारे कि रो पड़ते हैं बात करते हुए, और क्यों नहीं रोएंगे? आपने 10-12 साल उनके मतलब रगों में जो टीका डाल के जो भरा है वो बहुत सख्त है। और ये जो 2011 की बात की आमिर भाई ने, मैं भी अक्सर इसका तज़किरा करता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट था 2011 का। लेकिन एक तरह से 2011 का तज़किरा फेयर नहीं है, और वो इसलिए ये जो सपोर्टर हैं, आपका या मेरा उनके बारे में या उनकी सोच के बारे में जो भी व्यू, एक वो पाकिस्तानी है, दो वो पाकिस्तानी क्योंकि हैं तो वो जिसके लिए भी जिसने इस मुल्क को चलाना है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये कहना कि जी 2/3 मेजॉरिटी आनी है, 80% नहीं, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इस तरह जो इलेक्टोरल मैप है वो उस तरह काम नहीं करता। लेकिन क्या मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज इमरान खान के सपोर्टर नहीं है? बिल्कुल हैं। क्या मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज वो यूट्यूब चैनल्स नहीं देख रहे जो मुल्क से बाहर बैठ के फौज में खिलवाड़ और तोड़फोड़ चाहते हैं, फौज में जो है वो जो है मसले डालना चाहते हैं? मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज उसको नहीं देख रहे, और वही बयानियां कि आपको रोज अब टेलीविजन पे नहीं, क्योंकि टेलीविजन पे कुछ हुदूद के अंदर ही रह के बात हो सकती है, लेकिन
टेलीविजन से बाहर निकलने का जो अमल है वो भी पीएमएल नून ने तो नहीं शुरू किया, पीपीपी ने भी शुरू नहीं किया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने भी शुरू नहीं किया, फेमिनिस्टों ने भी शुरू नहीं किया, जमीयत उलमा इस्लामी ने भी शुरू नहीं किया, जमात इस्लामी ने भी नहीं किया। आप कह पीएमएल रहे नून और आप कह पीपीपी रहे के कि खिलाफ जिन्होंने बनाया बनाया अब वही उसको डिसमेंटल कर रहे हैं। लेकिन डिसमेंटलिंग, ये डिसमेंटलिंग और पिछली डिसमेंटलिंग्स में जो फर्क है, मैं उसमें क्लैरिटी जो है वो पेश करना चाहता हूं। थोड़ा जो सा इसको एक तादाद और है, क्लैरिफाई करते हैं, एक पॉइंट को जरा क्लैरिफाई मुशर्रफ complete कर लें, फिर करते हैं। नहीं, आपकी मैं तरफ कह आ रहा रहे हूँ क्लियर मुशर्रफ से कह रहा आमिर हूँ। भाई मुझे जब रोकेंगे मैं नहीं, रुक मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि उन्होंने ये फैसला कर लिया, उनको क्यों किया 2011 में, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालें। उससे देखिए, पहले क्यों नहीं था 1997 से उस वक्त तक क्यों नहीं था? नहीं, उस वक्त क्यों फैसला नहीं हुआ? देखें, अगर बात ये हम कर रहे हैं कि क्या फौज ने चुनाव किया है सियासी लीडरान का, तो फिर तो 2011 से नहीं शुरू होता, फिर तो बहुत पहले जाना पड़ेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो बजाते खुद इन मौसूफ का 2011 में फैसला क्यों हुआ कि अब इनको सपोर्ट करनी है, और जितनी सपोर्ट की गई वो क्यों की गई, किस लिए, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए 2008 और 9 में उस जो वक्त इस किसी और मुल्क का तोड़ना में मकसूद ये था। बड़ा लंबा डिस्कशन हो जाएगा, इसमें मेरा ख्याल है इरशाद साहब की राय भी बड़ी वैल्यूबल होगी, गरीदा आपकी, व्यूअर्स भी, सबके अपने व्यूज हैं। मेरा ये ख्याल है कि 2011 में एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था दो लिहाज से। मुशर्रफ के दौर के जो सबक थे वो ये नहीं सीखे गए कि हमें इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए, वो ये सीखे गए थे कि जमहूरी निज़ाम में हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो उनमें से ना हो जिन्होंने मिसाक़ जमहूरियत साइन किया है, क्योंकि ये तो लग रहा है बड़े पक्के हैं, इस दफा बड़ी पक्की इनकी दोस्ती हो गई है। एक ये वजह। दूसरी, 2011 उरूज था वॉर ऑन टेरर का, और खास तौर पे वॉर ऑन पाकिस्तान का। ये जो टीटीपी ने जो है इस मुल्क में दहशतगर्दी जो फैलाई और जो हमें डराया कि शायद ये पूरा टीटीपी वाला निजाम जो है ये इधर नाफिज हो जाएगा, उसका जो उरूज था वो 9, 10, 11 था, जब रोजाना जो है हमें बुरी खबर मिलती थी कि बम धमाके हुए हैं। इस पूरे जो है एटमॉस्फेयर में, और गवर्नेंस बड़ी मुश्किल थी। जिस तरह इस वाली कोalition को मसले दरपेश हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला कोalition में गवर्नेंस नहीं होती, लोगों की सर्विस नहीं होती। सबसे बड़ा मसला कोalition को बरकरार रखना होता है। बेचारा इसीलिए शहबाज शरीफ जो मिस्टर डिलीवरी था वो अब जीरो इसलिए हो गया क्योंकि वो डिलीवर कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक चीज डिलीवर कर रहा है कि कोalition जो है वो जुड़ी रहे। अच्छा, अब ये इसका ये मतलब नहीं ये अच्छे हैं या वो उस वक्त अच्छे थे। तो जो इंसाफी दोस्त हैं, देखें मैं क्यों ये बातें सारी कर रहा हूं, मुझे सबसे अहम जो चीज इस वक्त लगती है ना कि जो फासले पाकिस्तानियों के दरमियान पैदा हो गए हैं खरीदा, वो इतने संगीन और इतने जहरीले हैं कि हम अब एक दूसरे पे जवाब या अपना ये जो अल्फाज या जुमले जो तानते हैं और जो एक दूसरे पे तंज करते हैं और गुस्सा करते हैं, इसको थोड़ा सा हमें चेंज करके एक दूसरे से प्यार से बात करनी होगी। इसलिए नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऑल्दो बतौर इंसान और बतौर पाकिस्तानी करना चाहिए, लेकिन इसलिए क्योंकि इस मुल्क और इसके निजाम को चलाने के लिए कुछ चीजें जो है कॉमन में हमें लानी पड़ेंगी। तो मेरा जो मुद्दा है या जो मेरा की पॉइंट है वो ये है कि हमने पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त अंडर अटैक है। स्टेट रिप्रेशन उनके खिलाफ हो रही है, सही हो रही है, गलत हो रही है, रिप्रेशन कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं आप कह रही हैं कोई और। मेरा भी क्वेश्चन है पहले, क्योंकि 9 मई को जब हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट हैपेंड ऑन 9 मई, बदमाशी उस बदमाशी के अगेंस्ट जब कानून हरकत में आएगा तो हम उसको स्टेट रिप्रेशन कानून हरकत में आना ठीक है, लेकिन उस्मान डार की वालदा को जो है थ्रेटन करना उनके घर में घुस के ठीक नहीं है। चंद एक मामलात हुए, नहीं चंद नहीं, बहुत सारे हुए ना। 5 दफा श्री मजारी को जो है उन्होंने डाला। श्री मजारी ने पार्टी क्यों छोड़ी है? जबर की वजह से। ये बातें हमें करनी पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं श्री मजारी अच्छी है। अगर पिछले 1 साल से मुसलसल फौज के खिलाफ इंसाइट कर रही हैं, ट्वीट्स के जरिए, बयानात के जरिए, और चीजों को गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश कर रही हैं, तो फिर केस लगाएं। तो ये सब कुछ इंसाइटमेंट है व्हिच लेड टू द 9th मई का इंसिडेंट। देखें, जितना मैडम श्री मजारी ने जितनी दफा ट्वीट पे मुझे बेसिकली ये ट्वीट्स जो होती हैं इनके लीडरों की, ये सिग्नल होता है कि इस पे पड़ जाओ, जितनी दफा मेरे ऊपर किया है वो रिकॉर्ड पे है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इशू श्री मजारी नहीं है, इशू फौज भी नहीं है। फौज से मुझे मोहब्बत है, श्री मजारी से बहुत सारे इश्यूज पे मुझे इख्तलाफ है। बुनियादी इशू क्या है? श्री मजारी पाकिस्तानी है या नहीं? बिल्कुल है। क्या पाकिस्तान में एक निजाम है या नहीं? बिल्कुल है। उस निजाम के तहत फौज के खिलाफ, इंसाइटमेंट के खिलाफ कोई लॉज हैं? बिल्कुल हैं। पाकिस्तान पीनल कोड में वाज़ेह हैं। उन लॉज
उन्हें लॉस 5 दफा, एक सेकंड, 5 दफा री अरेस्ट होना ये लॉ का हिस्सा नहीं है, ये जबर है। तो हम उनके खिलाफ केस करें वो अलग चीज है, और हम उनको कार पे बार-बार एतराज कर सकते हैं 100% कि एक अरेस्ट होती है, फिर रिहाई होती है, फिर अरेस्ट होती जी, है, और फिर ये रिहाई- तरीक़ेकार स्टेट रिप्रेशन में गलत आता हो है। जाए। ठीक है, इस पे जरा आमिर खौरी साहब का पॉइंट ऑफ लेंगे, शाद आरिफ साहब का भी। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इरशाद आरिफ साहब, मुशर्रफ जैदी साहब, आमिर खौरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इरशाद आरिफ साहब, आपका टेक क्या है जो मुशर्रफ जैदी साहब बात कर रहे थे? देखिए, मैंने तो आगाज ही अपनी गुफ्तगू का इसी से किया था कि ये नेचुरल अंदाज में कुछ भी नहीं हो रहा, ये वो कुछ हो रहा है जो हम इससे पहले कई दफा देख चुके हैं। और इसकी बुनियाद पर यह फैसला करना कि किसी की सियासत खत्म हो जाएगी, कोई माइनस हो जाएगा। देखें, ये जो पीडीएम के लोग हैं, ये तो सब मानते हैं ना, इस वक्त मोस्ट पॉपुलर पार्टी और मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ हैं। और इसी वजह से ये इलेक्शन से सबके सब जो है इनहराफ कर रहे हैं, इसीलिए इलेक्शन नहीं हो रहा, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो इस चीज़ को सिर्फ इस अमल से खत्म नहीं किया जा सकता कि लोगों की जो वाबस्तगी है इस वक्त जो पीटीआई के साथ हो रहा है, इरशाद साहब, इस वक्त जो पीटीआई के साथ हो रहा है, इसको आप स्टेट रिप्रेशन, रियासती जबर समझते हैं? नहीं, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। आज मुझे बात करने दी कि मैं बिल्कुल वाज़े बात करूंगा। बात यह है कि दो चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है। एक है 9 मई का वाकया, और जो गलती है तहरीक इंसाफ के कारकुनों की लीडरशिप की कि ऐसे मकामात की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। सबको पता है कि हमारे यहाँ की मॉब मेंटालिटी क्या है। जब लोग कहीं इकट्ठे हो जाते हैं, ख्वाब दाता दरबार भी इकट्ठे हों लंगर लेने के लिए, तो वहाँ भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और लाठीचार्ज करना पड़ता है। ऐसे मकामात तक ले जाना कारकुनों को बजाते खुद एक गलती है, जिसका एतराफ़ और एहसास इमरान खान को उनके साथियों को करना चाहिए। एक बात, ये जो वाक़यात हुए ये काबिल मुज़म्मत हैं, ये एक दूसरी बात है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि शीरी मज़ारी जो पार्टी छोड़ रही हैं वो इसी वजह से, अगर इस वजह से उन्हें छोड़ना होता तो उसी शाम को दूसरे दिन वो छोड़ देती। जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, किसी ने 8 दिन बाद छोड़ी है, किसी ने 15 दिन बाद छोड़ी है, क्या वजह है? तो इसलिए आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि ये उनकी फितरी किस्म का एक रद्द अमल है। ये एक चीज हकीकत है जिसको सामने रखना चाहिए। अब अगर हम आगे नहीं बढ़ते, इसी में फंसे रहेंगे, ये तोड़ फोड़ का अमल होता रहेगा। हो क्या रहा है कि 70 साल 75 साल हो गए, ना यहाँ कोई मजबूत पार्टी है, ना यहाँ कोई मजबूत अदलिया है, ना यहाँ कोई मजबूत पार्लियामेंट है, ना यहाँ कोई मजबूत इदारा है, पुलिस मजबूत नहीं है। तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? हम कर क्या रहे हैं? ये पहलू है जो सोचने का पहलू है। अब इससे आगे आते हैं। बात यह है कि मैं समझता हूँ, मेरा ख्याल ये है कि अब इस तोड़ फोड़ के बाद, इस टूट फूट के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि अब इमरान खान साहब और जो पीटीआई है वो इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो जो तवक्को कर रहे थे या उनके मुखालिफिन जिस खौफ का शिकार थे, उस तरह के नतायज पीटीआई को मिल सकें। अब इलेक्शन हो जाएंगे। अब ये जो हो रहा है, इससे हम और आपके कहने पर तो कोई बात नहीं आएगा, लेकिन कम अज़ कम जो लोग इस मुल्क के फैसला साज हैं, जिन लोगों की गिरफ्त है इस मुल्क के मामलात पर, और जो सियासतदान हैं जो इक़्तिदार में हैं, वो अब तो ये तय कर लें कि आइंदा कम अज़ कम ना कोई प्रोजेक्ट लाया जाएगा, ना कोई टूट फूट हुआ करेगी, ना कोई किंग्स पार्टी होगी, और ना ही कोई मुल्क का दुश्मन होगा। ये सारी बातें आज भी अगर तय हो जाएं तो ये भी 9 मई का एक बहुत बड़ी बरकत होगी और बहुत बड़ा एक सबरात होंगे। आप एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, यानी कि आप एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब मुल्क में चाहिए। इरशाद साहब, राइट? जी, मैं आवाज़ फिर आपकी नहीं आ रही। अच्छा, आमिर खौरी साहब की तरफ मैं बढ़ूंगी। आमिर साहब, 2-3 चीज़ें। एक तो क्या ये सिर्फ स्टेट रिप्रेशन है जो पीटीआई के साथ हो रहा है? क्या आप एग्री करते हैं मुशर्रफ जैदी की गुफ्तगू से? और क्या इस 9 मई के बाद एक ये रोल रिवर्सल हो सकता है कि हम एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ चले जाएं और फैसला कर लें? एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया, मुशर्रफ साहब नहीं मानते। मुशर्रफ साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट का भी रोल है पॉलिटिकल। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि हम ए पॉलिटिकल हैं, तोड़ने बनाने वगैरह में हमारा कोई किरदार नहीं है।
تو کیا پولیٹیکل پارٹیز آپس میں یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اسٹیٹ کا ریپریشن نہیں ہے اس وجہ سے کہ یہ ایک اینگری ریئیکشن ضرور ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ میں بہت پہلے یہ لکھ چکا ہوں, آپ لوگوں کے پروگرامز کے اندر بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان سیریسلی وانٹیڈ بلڈ شیڈ آن دا اسٹریٹ اینڈ ہی وانٹیڈ یہ جو فائنل جو کچھ ہوا ہے یہ اس کے لیے کوشش کر رہے تھے کیونکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تو آلریڈی ڈیسیمیٹڈ تھیں. دیکھیں نا اگر فرض کیا زرداری صاحب اور نواز شریف کے بھائی جو ہیں ان کا سارا خاندان وہ بھیڑ بکریوں کی طرح پیش ہو رہے ہیں ان نیب کے کورٹس میں, ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ خیال تھا کہ عمران خان کے پیچھے جو ہے وہ فوج کھڑی ہوئی ہے, اگر ہم نے بدتمیزی کی تو ہمارے ساتھ ریپریشن ہو جائے گی. تو لہٰذا دے ور پلینگ دا پارٹ. دا مومنٹ دے ریئلائز کہ عمران خان جو ہے ہی ہیز کمیٹڈ اے کارڈنل سن کہ اس نے فوج کے ساتھ سینگ پھنسا لیے ہیں, اور اس کے بعد وہی لوگ جو ان کو ذلیل کروانے میں لگے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جان اٹس فری فار یو, ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں, آپ سے جو ہوتا ہے ہو جائیں. ود ان منتھس ود ان ویکس دے براٹ ہم ڈاؤن. اب جو کچھ ہوا ہے دیکھیں اگر فرض کیا لاجک یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی میرے خلاف کیس نیب نے کیا ہوا ہے, نیب نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا پیش ہو جائیں, مجھے کہا عدالتوں میں پیش ہو جائیں. نمبر ایک تو میں نے کہا میں عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گا بیکاز آئی فیلٹ کہ آئی ایم سپیریئر دین دیٹ. میں نے عدالتوں میں پیش نہیں ہونا. گرفتاری میری تو ہو ہی نہیں سکتی, ٹھیک ہے نا, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا وہ ٹانگ زخمی کر کے بیٹھے رہے. سوال یہ ہے کہ اگر فرض کیا میرے ساتھی لاجیکل ہوتے, میرے ساتھیوں کو بتایا نہ گیا ہوتا کہ کرنا کیا ہے. دیکھیں نا ایک اور بھی لیڈر تھا, میں اس کا نام نہیں لیتا, تب وہ کہتے تھے کہ دیکھیں آپ نے امن کو اپنے ہاتھ میں, امن و امہ کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. انہی کے ساتھیوں نے بتایا کہ جناب علی آرڈر یہ ہوتا تھا کہ ریڈ اٹ ایگزیکٹلی دی اپوزٹ, الطاف حسین صاحب کہ یہاں پر میں نے نام نہیں لیا, میں نے نام نہیں لیا. تو کیا ہوا, اٹیک تو ہونا چاہیے تھا نیب کے ہیڈ کوارٹر پہ, اٹیک تو ہونا چاہیے تھا عدالتوں پہ جو عمران خان کو بلا رہے ہیں, جہاں پہ اپنی بالٹی پہن کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. سوال یہ ہے کہ کراچی سے لے کے پشاور تک, کوئٹہ سے لے کے چکدرا تک سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر کیوں گئے ہیں؟ وائی؟ بیکاز ہی تھاٹ کہ کہیں نہ کہیں, کسی ایک جگہ پہ نہیں, کہیں نہ کہیں فوج جو ہے اٹ مائٹ ناٹ فوج, اس کے انڈیویجول سپاہی دے ول لوز ٹیمپر, گولی چل جائے گی, اور اگر گولی چلی گیم آؤٹ ہے. پھر جو پاپولیرٹی ہے, پھر چونکہ سب پارٹیوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے, چھوٹے صوبوں کے اندر ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے, جی, ہے نا, وہاں پہ ایک ویو اٹھے گی میری ہمدردی میں کہ شاید میں وہ شہید ہوں جس کی ساری قوم کو ضرورت تھی. یہ جو ریئیکشن ہوا ہے نا وہ ریپریشن نہیں ہے. ریپریشن دیکھیں نا, اگر فرض کی ہم 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور لیٹس سے یہاں پر اسٹیٹ کے اتھارٹیز کے لوگ آ جائیں اور وہ کہیں بھائی ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہاں بیٹھ کے 4 لوگ جو ہے نا وہ ریاست کے خلاف اسکیمنگ کر رہے ہیں, تو اگر فرض کیا میں اٹھوں کہ یار یہ میں کر رہا تھا, یہ 2 لوگ انوسنٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کچھ نہیں کیا, تو پھر تو میں قربانی دے رہا ہوں دوسرے لوگوں کو بچانے کے لیے, کیونکہ میں پلاننگ کر رہا ہوں. اگر وہ اندر گھسیں اور کہیں اٹھا لو ان ساروں کو, چلو ایک ادھر, وہ ریاست کا جبر نہیں ہے, وہ ریاست اسی طرح ہی کرتی ہے. تو اب جو ان کے ساتھ ہوا ہے, ابھی ریاست کیا کر رہی ہے, کیس تو نہیں چلا رہی, وہ تو ان کو لا کے ویڈیوز کے اوپر دکھا رہی ہے میرے سے غلطی ہو گئی, میرے سے معافی کر دیں, میں آئندہ نہیں کروں گا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں انہوں نے قانون توڑا ہے, جو قانون توڑا ہے, یس میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ جو سلپری سلوپ ہے, اگر یہ حکومت جو ہے اس نے اپنے آپ کو فوری طور پہ نہ روکا, اور یہ جو کھڑے ہو کے اسمبلیوں کے اندر اب تعریفیں کر رہے ہیں فوج کی اور فوجی ایکشنز کی, اور یہ کہ فوجی عدالتوں میں, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو عدالتی نظام جو ہے وہ کمپرومائز ہوگا, اور سیکنڈلی اگر یہ ساری ڈیبیٹ بڑھتی رہی تو پھر لوکل اور انٹرنیشنل جو اوپینین ہے وہ آہستہ آہستہ فوج اور فوج کی جو پاور ہے, یعنی جو پولیٹیکل سپیس گین کی تھی رائٹ اور رانگ ایکشن کے ساتھ نواز شریف نے اور عمران خان نے, وہ پولیٹیکل سپیس فوری طور پہ ریکلیم ہو جائے گی, اور پھر ہم جو ہے اگلے 25-30 سال ایسے ہی رہیں گے. میرے خیال میں جو عامر بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ آلریڈی ہو چکا ہے, اور میں نے اسی لیے جی آپ کی طرف آ رہی ہوں شاہ صاحب, آپ کی شاہ صاحب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, یہ تھوڑا سا مکس اپ ہو رہا ہے. دیکھیں ایک ہے 9 مئی کے واقعات, اس میں لوگ گرفتار اور جو بتا رہے ہیں کہ یہ کہاں پلاننگ ہوئی, کیا ہو, یہ ایک الگ چیز ہے. آپ کا سوال تھا ان لوگوں کے بارے میں جو پارٹی چھوڑ رہے ہیں, لیڈرشپ کے بارے میں. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ لیڈر اگر اسی دن, اس سے دوسرے دن, گرفتاری سے پہلے, گرفتار ہوتے وقت اگر اظہار برات کر دیتے تو یہ ایک فطری ریئیکشن ہوتا, رد عمل ہوتا.
یہ جو ہی جیل سے باہر آتے ہیں اور پریس پہلے سے وہاں موجود ہوتا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک فطری رد عمل ہے۔ اچھا، میں اس چیز کی وضاحت کر دوں، یہ نہ ہو کہ وہ جو جن لوگوں نے وہاں کارروائیاں کی، جا کے توڑ پھوڑ کی، ان کے بارے میں سمجھا جائے کہ جناب ان کے خلاف جو کچھ اسٹیٹ کر رہی ہے وہ بھی غلط کری، وہ بالکل درست ہو رہا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں تو اس بات کے بھی کبھی حق میں نہیں رہا کہ یہ جو سڑکوں پر ٹائر جلائے جاتے ہیں، جو رکشے جلائے جاتے ہیں، غریب لوگوں کی موٹر سائیکل جلا دیے جاتے ہیں، اور ریاست دھتورا پی کے پڑی ہوتی ہے، بے ہوش ہوتی ہے، کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہوتی۔ پہلے دن سے اگر سیاسی جماعتوں کو اور مذہبی جماعتوں کے کارکنوں کو یہ پتہ ہو کہ وہ اگر کوئی بھی غیر قانونی کام کریں گے، چھوٹا یا بڑا، تو ان کو سخت ترین سزا ملے گی، تو یہ کام نہ آج ہوتا نہ اس سے پہلے کبھی ہوتا۔ تو اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک رفیق تارڑ صاحب نے سنایا کہ پری پارٹیشن یہاں ایک گجرانوالہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک جو لیٹر باکس ہوتا ہے محکمہ ڈاک کا، اس کا تالا کسی نے توڑا تھا۔ تو ایس پی اس وقت یہ پورا جو تھا ڈسٹرکٹ لاہور ہوتا تھا، لاہور سے ایس پی انگریز ایس پی اس بستی میں پہنچا اور اس نے کہا کہ جب تک یہ ملزم گرفتار نہیں ہوگا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ یہ قانون شکنی ہوئی ہے اور قانون شکنی ہماری حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن آج ہمارے ہاں حالت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ 4 دن کی بات ہے، 4 دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے میں ذرا کلیئر ہوں، یہ جو ہو رہے ہیں پارٹی کا معاملات وہ اس سے الگ ہیں۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب، آپ کی کلیریفیکیشن آ گئی۔ پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا جی، لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک، واپس آتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹ سے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ مشرف زیدی صاحب، دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو خدشات جن کا اظہار عامر بھائی نے کیا وہ آلریڈی ہم اس سے گزر چکے ہیں، اور ہم واپس اسی ماڈل میں چلے گئے ہیں، اسی اسپن سائیکل میں چلے گئے ہیں جس کا یہ ملک 70-72 سال سے شکار رہا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو کنٹین کرنا ہوتا ہے معاملے کو، اس کی کنٹینمنٹ جو ہے اس والے کی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں، میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ ان لوگوں کو مزید پلیٹ فارم نہیں ملنا چاہیے، لیکن میں نے پہلے کہا کہ کچھ یوٹیوبرز جو ہیں جو انتہائی زہریلی اور اینٹی اسٹیٹ باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب میں اسٹیٹ ریپریشن کی بات کرتا ہوں تو وہ اس لیے کرتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اسٹیٹ پر کوئی بھی آنچ نہ آئے، کوئی اس کو کچھ کہہ نہ سکے، اور اس کی جو طاقت ہے وہ کبھی کمپرومائز نہ ہو سکے۔ اس لیے نہیں تاکہ وہ میرے پہ یا میرے جیسے اور پاکستانیوں پہ استعمال ہو طاقت، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ تیار کیا بیٹھا ہوا ہے، روزانہ ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے، جس میں 5th جنریشن وارفیئر بھی شامل ہے۔ یہ جو بہت سارے یوٹیوبر ہیں وہ جانے یا انجانے میں وہ مطلب بہت واضح طور پہ وہ سارا جو بیانیہ ہے دشمنوں کا اس کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ لیکن جو پتے کی بات ہے، جو میں سمجھتا ہوں بہت ہی شرمناک بات ہے اور بہت زیادہ تکلیف دہ اور غصے والی بات بھی ہے، لیکن غصہ نہیں کرنا، ہم نے اس پہ سوچنا ہے کیونکہ بہت چیزیں ہاتھ سے نکل چکی ہیں۔ ایک ایسے یوٹیوبر جس کو نہ کسی پاکستانی کو دیکھنا چاہیے نہ اس کی بات سننی چاہیے، انتہائی زہریلا، اس کے شو پہ اس ملک کا ایک بہت ہی نامور میں کہوں گا مجاہد اور غازی، بلکہ سابقہ، اس نے اس کے شو پہ جا کے اس کی عزت افزائی کی، اس کے پورے بیانیے کو، چاہے اس نے کھلے عام کیا ہو یا نہیں، جب کوئی اس طرح کے زہریلے قسم کے چینلز پہ جا کر کے جو اوپنلی ہماری فوج کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب اس کا توڑ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر، پاکستان کی حدود میں اگر کوئی ہے ان کو تو ہم جا کے پکڑ لیں، اور جس طرح میں نے پہلے کہا یہ اسٹیٹ ریپریشن ہے کہ آپ جا کے پکڑیں پھر چھوڑیں پھر پکڑیں پھر، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رول آف لا کی عکاسی نہیں کرتا۔ لیکن پاکستان میں آپ وہ جبری انداز سے جو چاہیں وہ کر سکتے، لیکن اگر پاکستان کے باہر لوگ بیٹھے ہوں، اور یہ بھی نئی چیز نہیں ہے، یہاں پہ تو ہم نے لوگوں کو ریاست کا حصہ بنایا
उनको अपना मुशीर बनाया, अपना एडवाइज़र बनाया, अपना जो है मीडिया एडवाइज़र बनाया और फिर अपना एम्बेसडर बना के और मुल्कों में भेजा और फिर जो है उनसे क़त्ल ताल्लुक़ हो गए और फिर अगले 10 साल के लिए रोते पिटते रहे कि ये देखो ये एंटी रियासत हो गया है। ये देखें, ये एक बहुत लंबा तसलसल है। रियासत जाके किसी को गोद लेती है, गोद लिया बच्चा जो है जब दूध पी लेता है, डकार मार के छलांग मार के बाहर आता है और माँ ही को गालियां देने लगता है और बजाय माँ ये सोचे कि यार मैंने उस अमल में गलती की, जिसको गोद उठाया क्या उसमें गलती की, जो दूध पिलाया वो गलत था। क्योंकि अगर आप जो है करप्शन वाला दूध बार बार पिला रहे हैं और वही बयानिया फिर आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है तो फिर वहां पे भी तो बजाय उस कॉन्वर्सेशन के हम कहते हैं हाँ ये माँ का हक है कि वो जो है उसको आग कर दे और आग करने में जितने भी जो है इखलाकी और आईनी जो उसूल हैं उन सबको पामाल करते हुए वो जो चाहे कर सके। अब ये पहली दफा नहीं हो रहा, दूसरी दफा नहीं हो रहा, तीसरी दफा नहीं हो रहा। खरीदा मेरी जिंदगी में ये मैं चौथी दफा ये वाली फिल्म देख रहा हूं। यार आप देखें एवेंजर्स की जो है एंड गेम है वो एक वर्जन है ना, वो मैं 3 दफा देख, चौथी दफा मुझे एग्जैक्टली पता होगा इसमें क्या होगा। मैं आपको बता रहा हूं ये चौथी दफा। अब क्या होगा? 30 सेकंड्स नहीं 30 सेकंड्स नहीं मैं इस एवेंजर्स का एंड गेम क्या? एंड गेम में क्या हुआ था? उन्होंने वो फिल्म 4 दफा नहीं देखी, सिर्फ 30 मैंने भी तकरीबन इतनी बार देखी है। सेकंड 30 सेकंड्स में मैं सिर्फ जो बात करना चाह रहा हूँ, देखें इस हुकूमत को जिस तरह मुशर्रफ ने बहुत सही कहा था, उन्होंने कहा वो हुकूमत जो है शहबाज शरीफ साहब की वो तो बेचारी अपने आप को बचाने की कोशिश में अपने जो सारे साथी हैं उनको खुश करने में चक्कर में लगी है। ऐसे में अगर उनको नंबर एक गॉड गिवन चांस मिल गया एक ऐसे वक्त में जबकि अदलिया जो है उनके साथ उनके सींग फंसे हुए हैं, उन्हें नहीं पता कि वो अदलिया के ऊपर अपना जो है वो कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जनाब हम ऐसे करते हैं, फौज को कहते हैं मिलिट्री एक्ट, मिलिट्री लॉ, ये वो। क्यों इनको भी नाराज नहीं कर सकते, इनको नाराज कर दिया तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए फिलहाल हमें कहीं से कुछ नहीं हो रहा, अदलिया जो है वो अपने आप को देखेगी, अपने आप को देखेंगे, हम बैठे हुए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट, बट अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, वरना इस डिबेट को हम मजीद एक और प्रोग्राम तक कंटिन्यू कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच आमिर खालिद साहब, मुशर्रफ जैदी साहब, इरशाद आरिफ साहब। ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।